कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आदित्य की बातें सुनकर रेखा जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अब वो आगे आई और राजीव जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़की ऐसे ही कोई गुल खिलाएगी। आप बेशक से उसे जितना मर्जी खुद से अलग करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो लड़की आपको बदनाम करके ही रहेगी। इसलिए मैं कहती थी कि जब उसकी माँ गई तभी आपको उसे भेज देना चाहिए। उस वक्त उसके ननिहाल वाले उसे खुशी खुशी रखने को तैयार थे, लेकिन नहीं, आपको उसे अपने पास रखना था। अब देख लिया उसे अपने पास रखने का नतीजा। अभी तो सिर्फ अतुल्य बेटे को ही उसकी हरकतों के बारे में पता चला है। जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तो क्या होगा? थू थू हो जाएगी आपकी सारे बाजार में। उनकी बातें सुनते हुए राजीव जी के चेहरे पर परेशानी और भी ज़्यादा झलकने लगी थी। और तभी अतुल्य एक बार फिर से बोला, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आंटी, और प्लीज़ आप भी टेंशन मत लीजिए अंकल। आई नो आप लोगों को आयत पर गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आता है। अगर उस वक्त उसने मेरी बात मान ली होती तो इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आयत की हरकतों के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, हमें उसे कंट्रोल में कर लेना चाहिए। राजीव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अतुल्य तुरंत बोला, एक आप ही हैं अंकल जो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसे कैसे कंट्रोल करना है। मैं तो पहले भी उससे शादी करने का तैयार था और अब भी उससे शादी करने को तैयार हूँ। बस मुझे उस बच्चे से प्रॉब्लम थी, वो भी तब जब मैं पूरी तरह बिजनेस में स्टैंड नहीं था। उस वक्त सब कुछ डैड के हाथों में था, तो मैं उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं उस बच्चे को एक्सेप्ट करने को भी तैयार हूँ। आई डोंट नो वो मेरा है भी या नहीं, पर फिर भी आप लोगों की इज्जत के लिए मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जरा सी भी बेशर्मी नहीं झलक रही थी कि कम से कम उसे आयत पर इस तरह के इल्ज़ाम तो नहीं लगाने चाहिए, बल्कि उसके चेहरे पर तो एटीट्यूड झलक रहा था जैसे वो आयत पर कोई एहसान कर रहा हो। राजीव जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, थैंक यू सो मच बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी अपनी बेटी तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। अतुल्य मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। आप लोग प्लीज़ आयत को घर ले आइए, उसके बाद मैं उससे शादी कर लूँगा। और इस बार शादी में ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। आई मीन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग मुहूर्त निकलवा लीजिएगा। मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा। रेखा जी तुरंत बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे एहसानों का किस कदर मोल चुका हूँ। तुमने जो हमारे लिए किया है ना बेटा, वो तो आजकल कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। हम तो फिर भी उस लड़की का परिवार हैं जिस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया। हाँ, धोखा ही तो कहेंगे इसे, बच्चे तो होते रहते हैं, उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। लेकिन वो लड़की कितनी मतलबी है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खैर अब राजीव जी जल्दी ही उसे घर ले आएंगे और मैं पंडित जी से बात करती हूँ। जैसे ही शादी का मुहूर्त निकलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। अतुल्य ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अपने हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रेखा जी ने राजीव जी की तरफ देखते हुए कहा, अब आप क्या सोच रहे हैं? राजीव जी थोड़े गुस्से में बोले, उस घटिया लड़की को थोड़ा सबक सिखाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी, और वो नफरत देखकर रेखा जी तिरछा मुस्कुराई। लेकिन अगले ही पल वो राजीव जी के साथ आकर बैठी और फिर हल्का सा उनके घुटनों को दबाते हुए बोली, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं नहीं चाहती उस घटिया लड़की की वजह से आपकी तबीयत में ज़रा सी भी प्रॉब्लम आए। और रही बात उस लड़की को सबक सिखाने की, तो वो सब आप आदित्य पर छोड़ दीजिए। तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे ना आदित्य? आदित्य ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मॉम, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। अगर वो सीधे सीधे वापस घर में आने के लिए मानी तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा। उसकी नज़रें राजीव जी के चेहरे पर ही थी, जैसे वो उनकी परमिशन का इंतज़ार कर रहा हो। और अब जैसे ही राजीव जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया वो तुरंत वहाँ से चला गया।
अब उसे आयत से मिलना था, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था उसके हिसाब से उसे आयत से तब मिलना था जब आयत अकेली हो, क्योंकि वो दृश्यम मल्होत्रा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसकी पावर, उसका दिमाग, वो ऑलरेडी बिजनेस में बहुत बार देख चुका था, इसलिए उसे दृश्यम के साथ नहीं उलझना था, बस आयत को सबक सिखाना था। वहीं दूसरी तरफ आयत बच्चों को रेडी कर चुकी थी और अब वो बच्चों को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। स्विमिंग के बाद बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। आयत ने एक सर्वेंट को उन्हें खाना सर्व करने के लिए बोल दिया था, लेकिन उसकी खुद की नज़रें दृश्यम का इंतज़ार कर रही थी, जो फिलहाल अपने रूम में था और रेडी हो रहा था। अब एक नॉर्मल टी शर्ट और लोअर पहनकर दृश्यम नीचे की तरफ आया। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए थे और नॉर्मल लुक में भी वो एकदम हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही आयत का दिल जोरों से धड़क उठा था और अगले ही पल उसे वो सारे पल याद आए जो आयत ने दृश्यम के साथ बिताए थे। उसका चेहरा थोड़ा शर्म से लाल होने लगा था। दृश्यम डाइनिंग टेबल पर आया और वहाँ रखा एप्पल उठाते हुए बोला, वैसे तो एप्पल बहुत लाल होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे एप्पल से भी ज़्यादा लाल कुछ और नज़र आ रहा है। उसकी बात पर आयत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे, लेकिन जैसे ही उसे उसकी बात का मतलब समझ आया, उसका चेहरा सच में एप्पल से भी ज़्यादा लाल होने लगा था। वो बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम दोनों अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके जाकर कार्टून वगैरह देखना। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें होमवर्क कराऊंगी, पर अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा काम निपटाना है, तो पहले मैं वो सब देख लूँ। उसकी बात पर आयरा और सहर दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चली गई। दृश्यम चेयर पर बैठा एप्पल खा रहा था। आयत सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप बाकी सबको भी ब्रेकफास्ट सर्व कर दीजिए, मैं गार्डन में जा रही हूँ। वो गार्डन में थोड़ा काम करवाना था, तो पहले मैं वो करवा लेती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि दृश्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आयत की हल्की सी आह निकली। दृश्यम ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा था और आयत ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, तो वो चूड़ियाँ उसके हाथों में चुभ रही थी। अब उसने पलटकर दृश्यम की तरफ देखा तो दृश्यम ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, ब्रेकफास्ट किया तुमने? आयत ने अपना चेहरा नामे हिलाया। दृश्यम तुरंत बोला, वैसे तुम मुझे सीधे सीधे भी कह सकती हो मिसेज मल्होत्रा कि मुझे पैम्पर करो, तुम्हें ये फालतू के ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। दृश्यम मल्होत्रा उन मर्दों में से नहीं है जिन्हें अपनी बीवियों को पैम्पर करने का बहाना चाहिए हो। वो 24 दिन के 24 घंटे भी अपनी बीवी को पैम्पर कर सकता है। ये बोलते हुए उसने अचानक से ही उठकर आयत को कमर से पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बिठा दिया। आयत के पैर नीचे की तरफ लटक रहे थे और इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अगर वो लोग अकेले में होते तो शायद उसे इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट भी खड़े थे, इसलिए उसे अजीब सा लग रहा था। पर अब दृश्यम ने सैंडविच उसके होठों की तरफ बढ़ाया तो आयत जल्दी से बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। दृश्यम ने उसे घूर कर देखा तो आयत ने अब अपनी नज़रों को झुकाया और चुपचाप सैंडविच खाने लगी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। आयत ने दृश्यम की घूरती हुई नज़रों को खुद पर महसूस कर अपना सैंडविच अच्छी तरह से फिनिश किया और फिर जल्दी से डाइनिंग टेबल से उतर गई। वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट खड़े थे तो उसे उनके सामने शर्म आ रही थी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी तुम्हारा जूस बाकी है। आयत झट से बोली, अब वो मुझे नहीं पीना, आप ही पी लीजिएगा। ये बोलकर वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। दृश्यम किसी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे सर्वेंट के हंसने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने घूरते हुए उनकी तरफ देखा। उसकी घूरती हुई नज़रों को खुद पर देखकर वो सर्वेंट भी एकदम से चुप हो गई और तुरंत वहाँ से भाग गई। दृश्यम ने अब जूस का गिलास अपने हाथ में उठाया और बोला, शायद तुम दृश्यम मल्होत्रा को जानती नहीं हो सेनोरिटा। एक बार अगर दृश्यम मल्होत्रा ने कोई चीज़ कह दी तो मजाल है वो चीज़ अधूरी रह जाए। अगर मैंने कहा कि तुम्हें ये जूस पीना पड़ेगा तो तुम्हें ये जूस तो पीना ही पड़ेगा, फिर बेशक से कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बोलकर वो जूस का गिलास लेकर ऊपर अपने रूम में आया जहाँ पर आयत गई थी। आयत क्लोसेट खोलकर खड़ी थी। वो अपने कपड़े वगैरह जमाने का सोच रही थी। दृश्यम के कुछ कपड़े भी फैले हुए थे।
वो उन्हें अभी सेट करने का सोच ही रही थी कि एकदम से रूम का दरवाज़ा खुला और दृश्यम अंदर की तरफ आया, लेकिन आयत ने पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दृश्यम से नज़रें मिलाने से भी कतरा रही थी और दृश्यम अब उसके करीब आया। उसने अपना हाथ आयत की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो ये जूस का गिलास या फिर मुझे एक मीठी सी किस्सी। ये बोलते हुए वो किसी बच्चे की तरह क्यूट नज़र आ रहा था। आयत ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप दृश्यम के हाथों से वो जूस का गिलास लिया और उसे पूरी तरह से फिनिश कर दिया। दृश्यम मुंह बनाते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि मेरी बीबी काफ़ी रोमांटिक होगी, लेकिन वो तो एकदम अनरोमांटिक निकली। सामने इतना हैंडसम पति हो जो इतना सेक्सी ऑफ़र दे, कौन ही पत्नी होगी जो उसे ऐसे ऑफ़र को ठुकराएगी। लेकिन नहीं, मेरी पत्नी तो किसी काम की ही नहीं है, एकदम निकम्मी है। ये बोलते हुए उसने आयत के सिर पर अपना हाथ रखकर एक हल्की सी चपत लगाई और फिर सोफे की तरफ बढ़ गया। आयत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसके होठों से हल्की सी सिसकी निकली थी। दृश्यम सोफे पर बैठ चुका था और लैपटॉप खोल कर कुछ देख रहा था। आयत को लगा शायद वो काम कर रहा है, पर वो हैरान इस बात से थी कि दृश्यम ने उसे बीच में ही कैसे छोड़ दिया। जैसे उसने अपनी जिद से उसे जूस पिलाया था, वैसे उसे आयत को किस भी तो करनी चाहिए थी, पर यहाँ तो दृश्यम चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया था। वो कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर उसके करीब आई। जैसे ही वो उसके करीब हुई, दृश्यम ने एकदम से अपना लैपटॉप दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे चाहता हो कि आयत वो चीज़ ना देखे जो फिलहाल उसने लैपटॉप पर ऑन कर रखी थी। आयत ने हल्का सा मुंह बनाया और बोली, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? दृश्यम तुरंत बोला, जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, तो ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो तुम कि तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आयत जल्दी से बोली, चुपचाप लैपटॉप की स्क्रीन मेरे सामने कीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। दृश्यम बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, तुम्हारी मर्जी है, पर यह लैपटॉप तो तुम्हारे सामने नहीं होगा। आयत ने अपना लोअर लिप हल्का सा बाहर निकाला, लेकिन फिर अगले ही पल उसका दिमाग चला और वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक, मैं आपको किस करूँगी और बदले में आपको मुझे ये लैपटॉप स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, वो भी बिना कुछ चेंज किए। और दूसरा ऑप्शन, आज मैं बच्चों के साथ सो जाऊँगी। अभी वो बोल ही रही थी कि दृश्यम ने अपना चेहरा आगे की तरफ बढ़ा दिया, जिसका मतलब साफ था कि उसने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया है। आयत हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सब कुछ दृश्यम का प्लान है, उससे किस लेने के लिए। अभी भी उसने अपनी जिद पूरी की, आयत को किस करने की, और वो जिद खुद से नहीं बल्कि आयत से ही पूरी करवा ली। सच में कितना दिमाग चलता है दृश्यम का। आयत अब हल्का सा उसके चेहरे पर झुकी और उसके होठों को चूम कर पीछे हो गई। दृश्यम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अब उसने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली और आयत की तरफ देखने लगा। आयत हंसकर बोली, तो बात सिर्फ किस करने की हुई थी, गिली किसी की नहीं। अब जल्दी से मुझे लैपटॉप दिखाइए। ये बोलकर उसने तुरंत लैपटॉप को अपनी तरफ घुमा लिया। इतना तो वो कन्फर्म थी कि दृश्यम ने उस पर कुछ भी चेंज नहीं किया, और अब आयत हैरान रह गई। दृश्यम लैपटॉप पर कुछ और नहीं बल्कि पेंटिंग कर रहा था। उसने एक खूबसूरत सा रेड रोज बनाया था। दृश्यम हंसकर बोला, ये तुम्हारे लिए। आयत ने मुंह बनाया और तुरंत वहां से उठते हुए बोली, मेरी किस वेस्ट करवा दी। ये बोलकर वो वापस क्लोजेट की तरफ आ गई और दृश्यम ने अब पेंटिंग वाली स्क्रीन को मिनिमाइज किया और फिर दूसरी स्क्रीन ऑन कर ली, जहां पर वो कुछ वेडिंग ऑर्गेनाइजर के प्रोफाइल खोल रहा था। आयत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था, और वो भी बहुत जल्दी, जिसके लिए फिलहाल दृश्यम वो सब उससे छुपा रहा था, क्योंकि अगर वो उसे सब कुछ बता देता तो बाद में खास मज़ा नहीं आता। उसने अब एक वेडिंग ऑर्गेनाइज़र सिलेक्ट किया और उसे अपना ऑफ़र और सारी डिमांड्स बता दी, ताकि वो लोग उसके हिसाब से सब कुछ प्लान कर सके। अब उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा, जहाँ पर वो टाइम होने वाला था जिसका उसे इंतज़ार था। दरवाजे पर तभी एक सर्वेंट ने नॉक किया। आयत और दृश्यम दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो सर्वेंट जल्दी से बोली, नीचे नीचे कोई आया है। दृश्यम तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया था, जैसे वो जानता हो कि नीचे कौन आया है, जबकि आयत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। आयत और
अब उसने क्लोजेट बंद किया और फिर दृश्यम के साथ नीचे आ गई, पर जैसे ही उसकी नज़र नीचे खड़े हुए लोगों पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो कोई और नहीं, नील और दृष्टि थे जो वापस आ चुके थे, और वो भी किसी खास मकसद के लिए। आयत मुस्कुराते हुए दृष्टि के पास आई और झुककर उसके पैरों को छूने लगी। दृष्टि तुरंत उसे रोकते हुए बोली, बेटियां पैरों को हाथ नहीं लगाती। आयत हल्का सा मुस्कुराई। दृश्यम भी नील और दृष्टि को मिला और उनसे बात करने लगा। तभी आयत दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन फ़ोन पर तो आपने कहा था कि अभी आपको कुछ दिन और लगेंगे। दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हमें थोड़े दिन और लगने वाले थे, लेकिन हम लोग इतनी खास शादी कैसे मिस कर सकते हैं। उसकी बात पर आयत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने तुरंत पूछा, किसकी शादी माँ? जैसे ही उसने कहा, दृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और हंसते हुए बोली, तुम्हारी और दृश्यम की शादी। वैसे तो तुम दोनों की कोर्ट मैरिज हुई है, लेकिन मैं और नील और स्पेशली दृश्यम चाहता है कि तुम दोनों की पूरी रस्मों रिवाजों के साथ शादी हो। इसलिए मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है और उन्होंने 2 दिन बाद का ही शुभ मुहूर्त बताया है। इसलिए हम तुरंत वापस आ गए। अब इतनी सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम ये बताओ दृश्यम, तुमने वेडिंग प्लानर सेलेक्ट कर लिया है ना? क्योंकि 2 दिन में मुझसे तो इतना सब कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर आयत तो बस दृश्यम की तरफ देखती रह गई थी। उसकी और दृश्यम की शादी हो रही थी, और वो भी पूरे रस्मी रिवाजों के साथ, और उसे इस बात के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब वो हैरानी से दृश्यम की तरफ देख रही थी, और दृश्यम दृष्टि के करीब आया। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, सब कुछ हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया है, बस कुछ ही देर में वो वेडिंग प्लानर आती होगी। आयत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। जब उसने दृश्यम से शादी की थी तो उस वक्त वो सारे ख्वाब उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। जहां उसने सोचा था कि उसकी भी कभी शादी होगी, वो दुल्हन बनेगी, दुल्हन का श्रृंगार करेगी, उसके हाथों पर उसके प्यार के नाम की मेहंदी लगेगी। लेकिन वो सारे ख्वाब तो अतुल्य ने मिट्टी में मिला दिए थे। और अब जब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, सारे ख्वाब भुला दिए थे, दृश्यम उन सभी ख्वाबों को सांस देने में लगा हुआ था। आयत की आंखें नम हो गई थी। दृश्यम ने दृष्टि की तरफ देखा तो दृष्टि मुस्कुराते हुए नील के साथ अंदर चली गई, और अब दृश्यम ने आयत का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आयत जल्दी से बोली, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हर चीज़ ज़रूरत नहीं होती है मेरी जान, कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं, और मैं अपनी बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मैं मेरी बीवी को उस श्रृंगार में देखना चाहता हूँ जहाँ जब वो पलकें भी उठाएगी तो क़यामत लगेगी। उसकी बात सुनकर आयत का दिल जोरों से धड़क उठा था। अगले ही पल वो दृश्यम से अपना हाथ छुड़ाकर उसके सीने से लग गई थी, और दृश्यम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। जिस तरह से आयत उसके सीने से लगी हुई थी, वो उसकी तेजी से बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सकता था। उसने अब आयत के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को खुद से हल्का सा अलग किया। दृश्यम उसे बेहद इंटेंस नज़रों से देख रहा था, और आयत की आंखों में भी नमी थी। दृश्यम तुरंत बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बीबी की आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आयत रोते रोते ही हंसी और बोली, इन आंसुओं को बहने दीजिए मिस्टर मल्होत्रा, क्योंकि ये तकलीफ़ों के नहीं, खुशियों के आंसू हैं, और मैं इस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ। दृश्यम ने उसके चेहरे के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखते हुए हल्का सा उसके चेहरे को ऊपर उठाया, और फिर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। सिंघानिया मेंशन। आदित्य अपने रूम में आया। इस वक्त तो वो वही सोच रहा था कि वो आयत से कैसे मिले, और उसे बस एक ही आइडिया सूझ रहा था, वो था शहर के स्कूल में जाकर आयत से मिलना, जिसके लिए उसने उसके स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन उसके स्कूल वालों ने मना ही कर दिया था कि वो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। फिर बेशक से आदित्य उन्हें कितने ही पैसे क्यों ना दे। वो स्कूल मिसेस वर्मा का था, और उनकी वजह से ही तो दृश्यम और आयत आज एक साथ थे। आयत को वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन आज तक उन्हें ये नहीं पता था कि आयत सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करती है।
और आज उन्हें ये भी पता चल चुका था। और कहीं ना कहीं आदित्य ने जिस तरह से आयत के साथ मुलाकात करवाने का ऑफ़र दिया, मिसेज वर्मा समझ गई थी कि उसकी फैमिली अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने आदित्य का ऑफ़र नामंजूर कर दिया था। वो आयत की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उनके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसके बारे में वो शायद आयत से बात करना चाहती थी। आदित्य अपने रूम में आया और जैसे ही वो रूम में पहुंचा, उसकी बीबी आरती ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और फिर आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। आरती अपना पल्लू संभालते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो जी? आदित्य ने चौंकते हुए पूछा। किस बारे में बात कर रही है तू? आरती जल्दी से बोली। आप उस आयत को इस घर में दोबारा लाने की बातें कर रहे हो? आप होश में तो हो ना? अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो? आदित्य उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला। तो क्या हो जाएगा? आरती ने अब अपना माथा पकड़ते हुए कहा। अगर गलती से भी वो लड़की इस घर में आ गई और उसने पापा जी के दिल में अपनी जगह बना ली ना, तो आपके लिए बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी आदित्य जी। ये मत भूलिए कि ये प्रॉपर्टी इतनी तो पापा जी की भी नहीं है जितनी उस आयत की माँ की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अगर उसने इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता लिया तो ऑलरेडी एक रिजॉर्ट और एक शॉपिंग सेंटर उसके नाम पर है ही, जिसके पैसे वो खा रही है। अगर बाकी सब कुछ भी उसके हाथ में चला गया तो हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे ना। इसलिए प्लीज़ आप उस आयत को इस घर में वापस मत लेकर आइएगा। आदित्य गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और तूने सोच भी कैसे लिया कि वो लड़की डैड के दिल में अपनी जगह बना लेगी? अरे मेरी माँ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसने सालों से इतनी नफरत घोल रखी है बाप बेटी में कि बेशक से वो आयत डैड के लिए अपनी जान भी दे दे, लेकिन डैड उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इसलिए तू फिक्र मत कर, पूरा खेल मेरे हाथ में ही है और मुझे बस उस आयत को सबक सिखाना है। जो प्रॉपर्टी उसके नाम है वो भी वापस अपने नाम करवानी है और तू बस देखती रह कि ये सब मैं कैसे करूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सातिर एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में शालिनी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गई थी। वो लोग दृश्यम और आयत की वेडिंग प्लान कर रहे थे। फिलहाल वो लोग हॉल में थे और दृश्यम और आयत से बात ही कर रहे थे कि अचानक से आयत का फ़ोन बजने लगा। उसने अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर मिसेज वर्मा का कॉल आ रहा था। उनका कॉल आते हुए देख वो हैरान थी, लेकिन फिर अगले ही पल ये सोचकर कि वो उन्हें थैंक यू कहेगी, क्योंकि उनकी वजह से ही तो दृश्यम उसकी ज़िंदगी में आया। ये सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी और दृश्यम को एक्सक्यूज़ मी बोलकर बाहर की तरफ आ गई। उसने अब मिसेस वर्मा का कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो मिसेस वर्मा, कैसी हैं आप? मैं आपको कॉल करने का सोच ही रही थी। एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सामने से मिसेस वर्मा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आयत के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी। फ़ोन पर मिसेज वर्मा से बात करने के बाद आयत अंदर की तरफ आई। उसने दृश्यम की तरफ देखा जो वेडिंग प्लानर से बातें कर रहा था, लेकिन अब तक सब कुछ फाइनल हो चुका था। बस लास्ट डिटेल्स आयत को बतानी ज़रूरी थी कि अगर उसे कुछ हटवाना है या फिर कुछ ऐड करवाना है तो वो उसे बता सके। दृश्यम अपनी जगह से उठा और आयत के पास आकर बोला, ये देखो सेनोरिटा, मैंने ये सब फाइनल किया है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग चेंज करवा देंगे। और उसके साथ साथ प्लीज़ अपनी ड्रेस भी देख लो। मैंने शादी के हर एक फंक्शन के लिए तुम्हारी ड्रेस खुद से सिलेक्ट की है, पर अगर तुम्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आती है तो तुम मुझे बता सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मेरी सेलेक्ट की हुई ड्रेस ही पहननी है। तुम अपनी चॉइस से भी कुछ भी पहन सकती हो, बस वेडिंग नाइट पर चॉइस मेरी होगी। ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए आयत को देख रहा था और आयत बस उसके चेहरे को देख रही थी। वो इस शादी के लिए कितना खुश नज़र आ रहा था, लेकिन आयत को बेचैनी सी हो रही थी। पर उसे बेचैनी इस शादी से नहीं बल्कि उन बातों से हो रही थी जो अभी अभी मिसेज वर्मा ने उसे बताई। लेकिन अब आयत ने खुद को संभाला और बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली,
आपने जो सेलेक्ट किया है मुझे वही चाहिए मिस्टर मल्होत्रा, ना ही मुझे कुछ चेंज करवाना है और ना ही कुछ हटवाना है। और रही बात मेरी ड्रेस की, तो जब मैं रेडी आपके लिए होने वाली हूँ तो चॉइस भी तो आपकी होनी चाहिए ना। उसकी बात पर दृश्यम मुस्कुराया और फिर उसने वेडिंग प्लानर की तरफ देखते हुए कहा, ये सब फाइनल हो चुका है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दीजिएगा। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, कल से ही शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, तो आई होप आप लोग कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। वेडिंग प्लानर शालिनी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। नील ने ऑलरेडी उन्हें फ़ोन पर पेमेंट वगैरह कर दी थी। उनके जाने के बाद उसने आयत की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। उसकी बात पर आयत हैरान हुई। उसे नहीं पता था कि दृश्यम उसका चेहरा भी पढ़ सकता है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी दृश्यम उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही उसके दिल की बातों को समझ लेता था, लेकिन उसने दृश्यम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सीने से लगते हुए बोली, कुछ नहीं मिस्टर मल्होत्रा, बस हमारी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ। बहुत वक्त बाद ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, पर अंदर ही अंदर एक डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसकी बात पर दृश्यम ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा जान, क्यों इतनी टेंशन लेती हो। आज तक जो कुछ भी गलत हुआ वो इसलिए क्योंकि तुम अकेली थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम बस मुझ पर यकीन रखना। ये बोलकर उसने उसके सर को हल्का सा चूम लिया और आयत मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे भी एक डर छुपा हुआ था। उसे दृश्यम पर तो यकीन था, लेकिन उन लोगों पर नहीं जो उसे पहले भी धोखा दे चुके थे, और वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ देर वो दोनों यूं ही खड़े रहे और फिर नील के खांसने की आवाज़ आई तो आयत तुरंत दृश्यम से अलग हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत ऊपर की तरफ भाग गई और नील दृष्टि के साथ दृश्यम भी हंसने लगा। दृश्यम अब उन दोनों की तरफ घुमा और बोला, जब कभी मैं आप दोनों को डिस्टर्ब करता था तो आप लोगों का मुंह बन जाता था, लेकिन अब जब आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा क्या, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है क्या। उसकी बात पर नील ने उसे घूरते हुए कहा, बताऊं क्या अभी। दृश्यम हंसा और बोला, वैसे आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे आपका पेन फील हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जब मैं आपको डिस्टर्ब करता था तो क्यों आपका मुंह बन जाता था। उसकी इस बात पर नील भी हंसने लगा था। उसने अब दृश्यम के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, सब कुछ ठीक तो है ना। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब तक तो सब कुछ ठीक है डैड, लेकिन देखो कब तक सब कुछ ठीक रहता है, और अगर कुछ गलत भी हुआ तो डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा। दृश्यम ने अब ऊपर रूम की तरफ देखा जहाँ पर आयत गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आयत के एक्सप्रेशन से उसे ऐसा तो लग रहा था कि ज़रूर आयत परेशान है, लेकिन वो क्यों परेशान है इस बात का उसे दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था। यूं ही वक्त बीत गया और अब शाम हो चुकी थी। आयत बेड पर बैठी हुई थी और किसी सोच में डूबी हुई थी। सामने ही शहर और आयरा दोनों खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते अब वो दोनों बोर होने लगी तो घूमने के लिए नीचे आ गई और फिर दृष्टि को अपने साथ लेकर बाहर गार्डन एरिया में चली गई। आयत लगभग से आधा घंटा यूं ही बेड पर बैठी रही और अपनी सोच में डूबी रही। फाइनली उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना फ़ोन उठाया। अपना फ़ोन उठाते ही उसने उस पर एक नंबर डायल किया तो टू कॉलर पर अदिति सिंघानिया लिखा आया। एक पल के लिए उसका मन किया कि वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने कॉल को कंटिन्यू रखा। अब सामने से कॉल रिसीव हुई। हेलो, आयत धीमी सी आवाज़ में बोली, मुझे आपसे मिलना है। उसकी आवाज़ सुनकर पहले तो आदित्य हैरान था। उसे आयत की आवाज़ पहचान में ही नहीं आई, और जब पहचान में आई तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वो तुरंत बोला, बताओ कहाँ मिलोगी। आयत कुछ सोचते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले हमेशा मैंने खुद लिए हैं, इस मुलाकात का फ़ैसला आप लीजिए। आपको मुझसे कब कहाँ मिलना है आप डिसाइड कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए। आदित्य तुरंत बोला, ठीक है 5 मिनट वेट करो।
उसकी बात सुनकर आयत ने अब और कोई जवाब दिया ही नहीं और चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बेड रेस्ट पर सिर टिकाते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसके अतीत की सारी तस्वीर उसकी आंखों के सामने चल रही थी और डर सिर्फ यही था कि कहीं उसका अतीत उसके फ्यूचर पर भारी ना पड़ जाए। मुश्किल से उसे अपनी ज़िंदगी में वो प्यार मिला जो वो डिज़र्व करती है, कहीं वो सब उससे छिन ना जाए। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने बैठा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसके सामने दृश्यम था। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे और उसे इतना मौका भी नहीं मिला कि वो अपनी आंखों के आंसू साफ कर सके। पर दृश्यम ने उसके गालों पर से बहते हुए आंसू साफ किए और बोला, बताओ मुझे किस वजह से परेशान हो तुम। आयत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब तो वो दृश्यम को ये भी नहीं कह सकती थी कि उसे कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। यूं ही किसी की आंखों में आंसू नहीं आते। दृश्यम ने एक बार फिर से सवाल किया, बताओ सिनोरीटा, ऐसी क्या बात हुई है जो तुम इतना परेशान हो रही हो कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा और हमारी प्रिंसेस दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो बताओ मुझे कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। आयत ने अभी भी कुछ नहीं कहा और दृश्यम ने अब नीचे रखे हुए उसके फ़ोन की तरफ देखा, जहाँ पर अभी अभी थोड़ी वाइब्रेशन हुई और स्क्रीन एकदम से ऑन हुई। अगले ही पल दृश्यम ने फ़ोन अपने हाथ में लिया। आयत को याद आया कि आदित्य उसे लोकेशन और टाइम का मैसेज भेजने वाला था, कहीं दृश्यम वो मैसेज ना पढ़ ले। ये सोचकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। दृश्यम ने जैसे ही आयत का फ़ोन अनलॉक किया, अगले ही पल आयत ने उसके हाथों से अपना फ़ोन खींचा और बोली, वैसे तो आप मेरा चेहरा देखकर ही सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन क्या अब आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा इस मायूसी के पीछे आपका ही हाथ है। दृश्यम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आयत झट से बोली, बच्चों का एंटरटेनमेंट तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन क्या अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपकी बीबी बोर हो रही है और आपको उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर दृश्यम और भी ज़्यादा चौंक गया। आयत मुंह बनाते हुए बोली, और अगर मेरे बताने के बाद भी आपको मुझे लॉन्ग ड्राइव पर नहीं लेकर जाना तो इट्स ओके, अब मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। ये बोलकर उसने अपने घुटनों पर अपना हाथ रखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। दृश्यम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आयत बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बना रही थी। दृश्यम ने अब उसके पैरों के नीचे अपना हाथ रखते हुए उसके घुटनों को अपनी तरफ घुमाया और बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बीवी को मुझसे पैम्पर होना है तो मैं इतना वक्त लगाता ही नहीं। तुम बस इजाज़त तो दो सेनोरिटा, मैं तो तुम्हें और भी बहुत सारी राइड पर लेकर जाने को तैयार हूँ। उसकी बातों का मतलब आयत बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अब तक उसने मुंह बनाया हुआ था, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ रही थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि कम से कम दृश्यम के सामने उसे शर्म से लाल ना होना पड़े, वरना दृश्यम भी कहेगा कि वो कैसी डबल मीनिंग बातों को भी तुरंत समझ लेती है। दृश्यम हंसा और बोला, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आज मौका है जहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकता हूँ, उसके बाद तो कभी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने अब उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और शर्माते हुए बोली, चुप हो जाइए मिस्टर मल्होत्रा, कुछ भी बोलते हैं आप। अगर गलती से बच्चों ने ये सब कुछ सुन लिया तो। दृश्यम ने तुरंत उसकी उंगलियां अपने मुंह पर से हटाई और बोला, लेकिन मुझे तो यहाँ पर बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इतने सारे बच्चे पैदा कर दें कि हर जगह पर हमारे बच्चे ही बच्चे नज़र आएं। उसकी इस बात पर तो आयत को हंसी भी आ रही थी और वो शर्म से डूब भी जा रही थी। उसे यूं देखकर दृश्यम को भी हंसी आ रही थी। उसके हिसाब से आयत पता नहीं सच बोल रही थी या झूठ। उसका मूड किसी और चीज़ को लेकर ख़राब था या फिर सच में वो दृश्यम से पैम्पर होना चाहती थी। लेकिन अब फिलहाल उसे मुस्कुराते हुए देख दृश्यम को अच्छा लग रहा था और अब वो अपनी जगह से उठा। अगले ही पल उसने आयत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो आयत जल्दी से बोली, कम से कम मुझे रेडी तो होने दीजिए। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। 15 मिनट बाद बाहर गाड़ी में इंतज़ार करूंगा मैं तुम्हारा।
आयत ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो दृश्यम वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आयत ने राहत की एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोली, बताने को मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ मिस्टर मल्होत्रा, और मुझे पता है कि आप मेरा साथ देंगे। आप मेरी तकलीफ़ों को दूर करेंगे, मेरी परेशानियों को ख़त्म करेंगे, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। मुझे अपने घर वालों को खुद फेस करना है और उन्हें बताना है कि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके लिए मैं ज़रूरी होनी चाहिए हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी में। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और फिर उसे अनलॉक किया तो ऊपर आदित्य का ही मैसेज था, जिस पर उसे लोकेशन और टाइम नज़र आ रहा था, और वो लोकेशन एक आइसक्रीम पार्लर की थी और टाइम भी 1 घंटे बाद का था। आयत के चेहरे पर अब एक बार फिर से परेशानी झलकने लगी। वो तो दृश्यम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी, तो ऐसे में वो आदित्य से कैसे ही मिल सकती थी। लेकिन उसे आदित्य से मिलना भी था, पर वो अब करे तो करे क्या, ये सोचकर उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई। दृश्यम सच में गाड़ी में बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था, और जैसे ही अब आयत दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी, दृश्यम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आयत इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था और ब्लैक कलर में तो वो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती थी। उसके गाड़ी में बैठते ही दृश्यम ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और फिर अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट कर दी। आयत ने गाड़ी में म्यूज़िक प्ले किया और फिर दृश्यम की तरफ देखने लगी। दृश्यम झट से बोला, ऐसी मत देखो सेनेरिटा, वरना मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। आयत हंसकर बोली, क्यों? मैं तो बस देख रही हूँ आपको। मैं कौन सा आपको परेशान कर रही हूँ, आपको छेड़ रही हूँ या आपको डिस्टर्ब? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने एक नज़र तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम तो मुझे परेशान नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम ज़रूर परेशान हो जाओगी। मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करूँगा तो सोचो मैं गाड़ी में बैठा बैठा क्या करूँगा। और कसम से आज तो मौसम भी मेहरबान हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि। उसकी बात पर आयत की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। दृश्यम ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, मैं कितना एक्साइटेड हूँ ये मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। काश तुम मेरी गोद में बैठी होती तो तुम्हें पता चलता। दृश्यम झट से बोला, अगर तुम मेरी गोद में बैठकर मेरे सीने से लगोगी तो तुम्हें मेरी बढ़ती हुई धड़कनें महसूस होगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूँ मैं। दृश्यम की बातें सुनकर आयत को हंसी भी आ रही थी और उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। अब वो जल्दी से बोली, प्लीज़ चुप हो जाइए मिस्टर मल्होत्रा, अब ना मैं आपको परेशान करूंगी और ना ही आप मुझे परेशान कीजिएगा। आप बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव कीजिए। दृश्यम मुँह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी लॉन्ग ड्राइव इतनी ज़्यादा बोरिंग होगी। इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग तो मेरी ऑफिस की मीटिंग होती है। आयत ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा तो बताइए मुझे, मैं आपकी इस लॉन्ग ड्राइव को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ? दृश्यम बोला, मेरी गोद में बैठ सकती हो। आयत बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। दृश्यम एक बार फिर से बोला, प्लीज़ ना जान, एक बार आओ ना, मुझे तुम्हारे साथ ये गाड़ी ड्राइव करनी है। एक्चुअली मुझे अच्छे से गाड़ी ड्राइव करनी आती नहीं है। ऐसे में अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आयत उसकी शैतानियों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जल्दी से बोली, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले आप मुझे आइसक्रीम खिलाइए, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी गोद में बैठकर आपकी गाड़ी चलाने में हेल्प कर सकती हूँ। दृश्यम ने उसे चौंकते हुए देखा। उसके लिए तो यही हैरानी की बात थी कि आयत उसकी गोद में बैठने के लिए मान गई। अब उसने अपनी नज़रें घुमाकर इधर उधर देखा ताकि देख सके कि वो लोग आखिर हैं कहाँ पर, क्योंकि वो तो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव का सोच कर आया था। हाँ, उसने सोचा था कि अगर दोनों के पास वक्त हुआ तो वो दोनों कहीं रुक जाएंगे, लेकिन अब उसे आइसक्रीम पार्लर की तलाश थी। और फिर तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही एक आइसक्रीम पार्लर आया। आयत ने उस आइसक्रीम पार्लर की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि ये वही पार्लर था जहाँ पर आदित्य के साथ वो मिलने वाली थी। अब उसने एक नज़र दृश्यम की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपने फ़ोन से आदित्य को मैसेज किया, मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन आपसे बात मैं अकेले ही करूँगी, इसलिए प्लीज़ जब मैं उनके साथ हूँ तो मुझे परेशान मत कीजिएगा।
ये मैसेज टाइप करने के बाद उसने जल्दी से मैसेज रिमूव भी कर दिया था और अब सामने से जब ओके का रिप्लाई आया तो उसने वो भी रिमूव कर दिया। दृश्यम ने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, चले बाहर। आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और दोनों बाहर आ गए। आयत का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोच कर कि कहीं दृश्यम को इन सब चीज़ों के बारे में पता ना चल जाए। लेकिन वो जानती थी दृश्यम उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है तो वो कुछ गलत नहीं सोचेगा। वो अब दृश्यम के साथ आइसक्रीम पार्लर के अंदर पहुंच गई थी और फिर सामने ही उसकी निगाह गई जहां पर आदित्य एक चेयर पर बैठा था और उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? आयत ने तुरंत कहा, स्ट्रॉबेरी। दृश्यम मुस्कुराते हुए बोला, अब देखना कैसे मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ढेर लगा दूंगा। आयत ने अब मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है मिस्टर मल्होत्रा, तो आप एक काम कीजिए, आप आइसक्रीम लीजिए, सामने ही वॉशरूम है, मुझे बस 1 मिनट ही लगेगा। ये बोलकर उसने वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दृश्यम ने एक नज़र उसे देखा और फिर आइसक्रीम ऑर्डर करने लगा। वहीं आदित्य भी अपनी जगह से उठा और फिर सामने की तरफ चला गया जहां पर कॉरिडोर सा बना हुआ था और अब आयत भी वॉशरूम में ना जाकर उस कॉरिडोर की तरफ आई। आदित्य उसे देखकर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही हो तुम, अपने पति के साथ घूम फिर रही हो और साथ में हमारी इज्जत को भी सरेआम उछाल रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए? आयत तुरंत बोली, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे शर्म करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को तब क्यों शर्म नहीं आई जब आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मैं किसी से प्यार करती थी और उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आदित्य बोला, वो इंसान तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, वो तो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने ही ऐसी घटिया शर्तें रखी उसके सामने कि वो तुमसे शादी नहीं कर पाया। लेकिन आज भी वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने कहा, आयत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल से आप लोगों को पार्ट फिर 11 बजे मिल जाया करेगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ऐसे प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।